नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र महिंद्रा आज आपके समक्ष भारत में राष्ट्रवाद जो खासकर 10th क्लास के लिए उपयोगी है और इसके साथ साथ 12th और दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रवाद का पता होना चाहिए। राष्ट्रवाद एक विचारधारा होती है, एक सोच होती है, एक भावना होती है, एक सामूहिक अपनेपन का भाव होता है कि ये हमारा है। और ये जो भाव भारत में आता ना राष्ट्रवाद का, वो सीधी सी बात है भाई, अंग्रेजों का जो उपनिवेश था ना भारत, और जो भारतीयों का शोषण होने लग गया था, उसके कारण पूरे भारत में लगभग ये विचारधारा फैल गई थी कि अंग्रेज तो है शोषण करता और हम है उत्पीड़क, हमारा शोषण होने लग गया है और वो अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे। तो उस विचारधारा ने एक राष्ट्र का या एक राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर पैदा की। तो ये भारत में राष्ट्रवाद पनपा कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, जो हमारा सामूहिक रूप से आर्थिक, सामाजिक, मानसिक शोषण किया, उसके बदले में भारत में राष्ट्रवाद की भावना आई, देश प्रेम की आप कह सकते हो, एक भावना उत्पन्न हुई। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम, तो हम बात करेंगे पहले ये जो चैप्टर है ना, ये शुरू होता है आपका 1914 के बाद से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, उससे पहले से नहीं। क्योंकि वैसे तो शुरुआत होती है भारत में, पुर्तगाली आए, डच आए, 1600 में अंग्रेज आए, व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन इन्होंने मौके का फायदा उठाकर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी बंगाल में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद आपको पता है कि धीरे धीरे कभी पंजाब को जीत लिया, कभी मराठों के साथ लड़ाइयाँ हुई, कभी टीपू सुल्तान के साथ लड़ाइयाँ हुई, और धीरे धीरे करके पूरे भारत पे उनका अधिकार होता चला गया। वो समझाने के लिए हमारे पास समय अभी नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक पे बात करेंगे। धीरे धीरे अंग्रेजों का पूरा भारत पे अधिकार हो गया था। तो हम बात करेंगे यहाँ पहले विश्व युद्ध से। 1914 में एक विश्व युद्ध लड़ा गया, यूरोप के अंदर लड़ा गया, दो गुटों के अंदर। तो हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, तो हमें अंग्रेजों की तरफ से जबरदस्ती हमारे ऊपर एक तरह से ये युद्ध थोपा गया। क्यों, हम उपनिवेश थे तो हमारे भी लोगों ने, हमारे जो सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में, उनको इस युद्ध में भाग लेना पड़ा। तो अंग्रेजों ने दबाव बनाया कि यहाँ से जो आर्थिक रूप से भी जो संसाधन थे उनका भी यहाँ से दोहन किया उस युद्ध में, और साथ ही साथ जो हमारा युवा वर्ग था उसको भी जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। अंग्रेजों की गाड़ियां जाती गांव में और जबरदस्ती युवा लड़कों को अंग्रेजी सेना में शामिल कर लिया जाता। कुछ अपने आप हो जाते और कुछ इसी को जबरदस्ती से इस विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में धकेल दिया गया। लेकिन इस युद्ध के हमें कुछ प्रॉफिट भी हुए। जो हमारे उद्योग धंधे थे, जो हमारी फैक्ट्रियां थी, जो हमारे कारखाने थे, जो हमारा निर्यात सामान होता था, उसमें एकदम से बढ़ोतरी हो गई। तो उसका कुछ हमें प्रॉफिट, फायदा भी मिला था इस विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि यूरोप में लगभग उत्पादन ठप था। एक बहुत बड़ा युद्ध था ये, जिसमें कहते हैं कि 1 करोड़ के आसपास आदमी मारे गए थे, 2-2.5 करोड़ आदमी घायल हो गए थे। तो उत्पादन वगैरह का तो सवाल ही 4-5 साल नहीं था। तो भारतीय फैक्ट्रियों, कारखानों ने काफी बढ़ोतरी की थी। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। खिलाफत के बारे में बात करेंगे, असहयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो उसमें सबसे पहले आता है सत्याग्रह का विचार। 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। आप सबको पता है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1893 में उन्होंने वकालत कर रखी थी, इंग्लैंड से वकालत करके आए थे। वो एक केस के सिलसिला में, अब्दुल्ला फर्म है कोई, उसके सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे।
लेकिन वहां जब वो गए तो वहां रंग भेद की नीति अपनाई हुई थी, वहां भी अंग्रेजों का शासन था। दक्षिण अफ्रीका में भी भेदभाव बड़ा भयंकर होता था कि ये गोरे लोगों की बैठने की जगह, ये काले लोगों की बैठने की जगह, ये गोरे लोगों का पार्क, ये काले लोगों का पार्क तो था ही नहीं। यानी कि भेदभाव बड़ा भयंकर, रेल के डिब्बे अलग होते थे, रेस्टोरेंट अलग होते थे, ऐसा ही भेदभाव उन्होंने भारत में भी किया। तो ये सारा जब उन्होंने वहां देखा गांधी जी ने, तो वहां एक विचार दिया उन्होंने, सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह का विचार था कि गांधी जी ये कहते थे, ये कोई कई बार क्वेश्चन आता सत्याग्रह का, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। सत्याग्रह का विचार का मतलब था, गांधी जी कहते थे कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच पर बोल रहे हो, सच्चाई आपके साथ है, तो हमें हिंसा करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा विरोधी है, जो शोषण करता है, उसकी आत्मा को झंझोर कर, उसकी चेतना को झंझोर कर हम अपनी बात को मनवा सकते हैं, यानी कि उसके हृदय में परिवर्तन करना है। ये सत्याग्रह का विचार था जो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में दिया, और उसके बाद आकर भारत में भी उसे उन्होंने इसी थ्योरी पर काम किया। तो मेरे ख्याल में सत्याग्रह आपको समझ आ गया होगा। सत्याग्रह मतलब जो शोषण करता है, जो अंग्रेज है, उसके दिल में परिवर्तन करके, उसकी आत्मा को झंझोड़ कर कि आप गलत कर रहे हो, हिंसा का सहारा लिए बिना अहिंसा के साथ उसके दिल में, उसकी आत्मा में परिवर्तन करना। तो ये सत्याग्रह का विचार गांधी जी ने दिया। भारत में जब गांधी जी आए तो उन्होंने 3 आरंभिक आंदोलन उन्होंने किए, उनके हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किया उन्होंने बिहार के चंपारण में। बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां के जो किसान थे वो काफी अंग्रेजों से परेशान थे। 3 कठिया वहां पड़ती थी। 3 कठिया मतलब जो नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था, और ये कहा जाता था जितनी जमीन है उसका तीसरा हिस्सा आप निश्चित रूप से नील बो, नील जो कपड़ों में दिया जाता वो नील, और ये किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं था। साथ ही साथ लगान की दर बड़ी ऊंची थी, किसान बड़े दरिद्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यहाँ है लखनऊ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और हर साल दिसंबर के महीने में आमतौर पे यहाँ एक अधिवेशन होता है। तो ऐसा ही अधिवेशन यहाँ चल रहा था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के जो 1907 में विभाजन हो गया था, वो फिर से एक हो गए थे। तो यहीं पर रामचंद्र राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने आके गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया कि वहां आइए और वहां की किसानों की हालत बहुत खराब है, उनके लिए कुछ कीजिए। और गांधी जी यहाँ आए और उन्होंने चंपारण में एक सत्याग्रह किया, और गांधी जी के प्रयासों से जब वहां आंदोलन चला तो आखिर में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे। तो कुछ लाभ यहाँ के किसानों को, बिहार के चंपारण किसानों को हुआ। तो ये चंपारण का पहला महात्मा गांधी जी का आंदोलन था भारत में, जो उन्होंने 1917 में किया था। इसके बाद उनका दूसरा आंदोलन खेड़ा में हुआ, गुजरात के खेड़ा जिले में। यहाँ भी लगान की दर बड़ी ऊंची थी, लेकिन उसी साल अकाल के कारण, सूखे कारण पैदावार कम हुई, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लगान पर अड़े हुए थे। तो यहाँ गांधी जी ने आंदोलन किया और आखिर में अंग्रेजी सरकार को यहाँ भी झुकना पड़ा, और ये कहा गया कि जो किसान
लगान देने की हैसियत रखता वो दे दे, बाकी का कुछ का लगान माफ भी किया गया। तीसरा आंदोलन था गुजरात के अहमदाबाद में मील मजदूरों का आंदोलन। मील होती है क्रय फैक्ट्री जहां उत्पादन होता है। आपको पता है कि 1914 में विश्व युद्ध के बाद भारतीय जो मिलें थी, कारखाने थे, फैक्ट्री थी, उनका उत्पादन एकदम से बढ़ गया था और विश्व युद्ध के दौरान एकदम से महंगाई भी डबल हो गई थी 4 सालों में, 5 सालों में। जो चीज 2 रुपए की आती थी वो 4 रुपए की आने लगी, इतना महंगाई हो गया था, डबल हो गया था रेट चीजों का। लेकिन जो मजदूर थे उनकी जो तनख्वाह थी, जो उनकी दिहाड़ी थी, वो बहुत कम या सीमित मात्रा में ही बढ़ी थी। तो यहाँ अहमदाबाद में मील के जो मजदूर थे उनको आश्वासन दिया गया था 50% वेतन बढ़ाने का। तो मांग करने लग रहे थे, लेकिन मील के मालिक वो देने में हिचकिचाहट कर रहे थे, मना कर रहे थे। तो यहाँ गांधी जी ने आंदोलन किया। आखिर में मील मजदूरों को इस सत्याग्रह के आगे, गांधी जी के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा और 35% वेतन के साथ उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन कहते हैं कि उनको शायद 27.5% 27.5% बढ़ा हुआ वेतन मिला। तो ये गांधी जी के आरंभिक 3 आंदोलन थे, चंपारण का, खेड़ा का आंदोलन और अहमदाबाद का आंदोलन। इसके बाद हम बात करेंगे रोलेट एक्ट की। अंग्रेजों ने क्या किया, केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद मान लो जैसे आज लोकसभा है हमारे देश की दिल्ली में, ऐसे ही अंग्रेजों की केंद्रीय विधान परिषद थी। उसके अंदर अंग्रेजों ने एक एक्ट बना दिया, पास कर दिया, रोलेट एक्ट। उस समय मौजूद सभी भारतीय जो थे सदस्य, उन्होंने विरोध के बावजूद ये रोलेट एक्ट पास कर दिया। भारतीयों ने इसको काला कानून कहकर इसकी निंदा की। क्या था ये रोलेट एक्ट और क्यों विरोध किया? क्योंकि इस रोलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी व्यक्ति को जिसके ऊपर अंग्रेजी सरकार को संदेह हो, सिर्फ शक हो, उसको पकड़ के और 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। 2 साल के लिए ना तो वो वकील कर सकता था, ना वो अपील कर सकता था, ना वो दलील दे सकता था कि मैं निर्दोष हूं। तो ये रोलेट एक्ट था, इसका जगह जगह विरोध किया गया, खासकर शहरी क्षेत्रों में। भारत के शहरी क्षेत्रों में इसका खूब विरोध हुआ रोलेट एक्ट का। इस विरोध के में महात्मा गांधी जी ने, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहें, उसने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया कि पूरे देश में हड़ताल रखी जाएगी। तो इस हड़ताल की बात करें तो हम पर्टिकुलर एक जगह आएंगे, वो है अमृतसर शहर। यहां पर अमृतसर जो पंजाब का शहर है, यहां पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, वहां के 2 स्थानीय नेता थे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल। उनको पकड़ के किसी अज्ञात जगह उनको बंद कर दिया गया। लोगों में बड़ी बेचैनी हुई कि हमारे नेताओं का क्या हुआ। उस बेचैनी का उन लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जो पुलिस स्टेशन थे, जो डाकघर थे, जो रेलवे स्टेशन थे, तो अंग्रेजी सरकार ने वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया, सैनिक शासन, एक सैनिक कानून, एक तरह से कर्फ्यू की तरह मार्शल लॉ वहां लागू कर दिया। लोगों को ये पता नहीं था। 13 अप्रैल आ चुकी थी धीरे धीरे। 13 अप्रैल वैसाखी के दिन, वैसाखी के दिन क्या होता है कि पंजाब हरियाणा में खासकर त्योहार उत्तर भारत में मनाया जाता है। फसल जिस दिन काटनी शुरू की जाती है खेतों में, तो ये त्योहार मनाया जाता है। तो उस दिन वैसाखी के दिन लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लोगों को पता नहीं था, तभी जनरल डायर आया
और उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया, उस स्थान को जहां वो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। कहते हैं 379 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इतने आदमी इस गोलीबारी में मौत का शिकार हुए। ये सरकारी रिपोर्ट है अंग्रेजों की। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वास्तव में संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा थी मरने वालों की। कुछ तो गोलियों के शिकार हुए, कहते हैं एक वहां कुआं भी था, वो भी लोगों में जब तक भगदड़ हुई तो वो भी कहते हैं लाशों से भर गया था। तो ये रोलेट एक्ट था। उसके बाद हमने आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बता दिया, जो जनरल डायर ने उस जगह करवाया था ये हत्याकांड। अब है असहयोग ही क्यों। रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो सीमित था। अब यहां असहयोग ही क्यों, इसके साथ हम खिलाफत आंदोलन और जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो इससे बाहर की घटनाएं भी यहां प्रभावित हुई। भारत में मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता माना जाता खलीफा को। आप सबको पता है 572 ईस्वी में, आज से लगभग 1400-1500 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उन्होंने ही मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी। 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ था, जब उन्होंने मक्का छोड़ के जब वो मदीना चले गए थे। 632 ईस्वी में जब उनका देहांत हुआ, तो उसके बाद जो गद्दी के वारिस हुए वो खलीफा कहलाए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ऐसे ये परंपरा चलती रही। खलीफा एक तरह से उनका आध्यात्मिक नेता मुसलमानों के। तो उसके साथ सारी दुनिया के जो मुसलमान होते हैं उनका एक तरह से आध्यात्मिक लगाव होता है। तो उस समय उस्मानिया सल्तनत थी तुर्की में, और वो खत्म होने पे थी। जैसे भारत में मुगल सत्ता थी ना, उसके समकालीन ही वहां उस्मानिया या ओटोमन साम्राज्य वहां था। 1900 ईस्वी युद्ध जब चला तो वो एक तरह से लड़खड़ाया हुआ था। अंग्रेजों ने भारतीय मुसलमानों से कहा था कि इस लड़ाई के बाद, इस विश्व युद्ध के बाद तुर्की का जो खलीफा है उसके साथ सम्मानजनक अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अब अफवाहें उड़ रही थी कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा या नहीं होने लगेगा। तो इस तरह से भारतीय मुसलमानों ने यहाँ भारत में एक आंदोलन चलाया, इसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। ये 1920 के आसपास की बात है। दो भाई थे, अली बंधु कहते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, ये दूसरे हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना से अलग है। तो इन्होंने इनके उसमें ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो अब महात्मा गांधी जी ने और अली बंधुओं ने महसूस किया कि जब तक हम मिलके अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से दोनों में गठजोड़ हुआ और स्वतंत्र जो ये लड़ाई थी वो शुरू हुई। तो ये खिलाफत बताया। अब असहयोग की बात करेंगे। कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। आमतौर पे दिसंबर के महीने में होता है अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का, लेकिन यहां बुलाया गया सितंबर के महीने में। एक गांधी जी ने दिया था असहयोग का विचार। ये सबसे पहले उनकी किताब है हिंद स्वराज, 1909 में लिखी गई थी। तो उसमें विचार दिया था कि अगर हम अंग्रेजों को एक
ये सहयोग देना बंद कर देना, उनकी सेना में भर्तियों ने बंद हो जाए, उनकी नौकरियां छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ दे, वकील वकालत करना छोड़ दे, विदेशी सामान का बहिष्कार कर दे, तो 1 साल के अंदर हम स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विचार से एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें इस पे विचार हुआ। कुछ लोगों ने इसका, जो कांग्रेस के सदस्य थे, इसका विरोध भी किया, लेकिन 1920 में नागपुर में ये जो अधिवेशन हुआ, जो वार्षिक अधिवेशन, उसमें इसको असहयोग आंदोलन को पास करवा लिया गया और 1 जनवरी 1921 से ये असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। क्या था इसके अंदर कि सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी नौकरी छोड़ दे, वकील वकालत करना छोड़ दे, जो अध्यापक है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दे, जो छात्र है छात्राएं हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दे। इस तरह के विचार थे जो असहयोग आंदोलन में शुरू किए गए। अब है आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ने लग रहा था। अब है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, अलग अलग विचार थे लोगों की, सबके अलग मायने थे। मजदूर चाहते थे कि हमें जो मिल मालिक हैं, जो अंग्रेज हैं या भारतीय पूंजीपति है, उनसे छुटकारा मिलेगा। जो भारतीय पूंजीपति थे वो चाहते थे कि हमें जो विदेशी सामान है, जो आयात उनका सस्ता सामान आता अंग्रेजों का, उससे छुटकारा मिलेगा। इससे जो विनिमय की दर है रुपए में और जो उनकी मुद्रा है उसमें सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे इन उद्योगपतियों को फायदा होगा। जमींदार अपने प्रॉफिट की सोच रहे थे कि उनको बेनिफिट फायदा होगा। तो अलग अलग धाराएं थी, मजदूरों के अलग विचार थे, किसानों के अलग थे। किसान चाहते थे कि हमें छुटकारा मिलेगा, ये जो जमींदार है जिनका भाड़ा काफी है, जमींदार सोच रहे थे लगान कम होगा। तो ये कई तरह के विचारधारा थे आंदोलन के भीतर, अलग अलग धाराओं के लोग थे, अलग अलग विचार वहां पनप रहे थे। शहरों में ये आंदोलन खूब बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें भाग लिया। ग्रामीण इलाकों में इसमें लोगों ने, खासकर मैं आपको बात करूं, जो आंध्र प्रदेश के अंदर बुडेम की पहाड़ियां हैं, विशाखापट्टनम के आसपास, तो वहां अल्लूरी सीताराम राजू जो एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे, लेकिन वो हिंसा में विश्वास रख के अपनी बातों को मनवा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कई तरह के प्रतिबंध लोगों के ऊपर लगा रखे थे कि गांव जो आदिवासी लोग तंग परेशान थे, क्योंकि उन्होंने वनों का वर्गीकरण कर दिया था कि इन बागवानों में लकड़ी नहीं काट सकते, इनमें पशुओं को नहीं चला सकते, इनमें फल कंदमूल नहीं बटोर सकते। तो इस तरह काफी सारी बंदिशें थी जिससे लोग, आदिवासी लोग भी परेशान थे। तो उनका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। 1920, 22, 24 तक चलता रहा। आखिर में जाके 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीदी को प्राप्त हुए। कई सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई है कि उनके अंदर अलौकिक शक्ति है। उन्होंने अपने जो साथी थे उनको विचार दिलाया कि गांधी जी का नाम लेके कई तरह की, जो आदिवासी समाज थे, जो गरीब किसान थे, उनके तरह के विचारधारा गांधी जी जो थे ना, उससे भी अलग उनको दिखाया गया था। शाहिद अमीन है, उन्होंने गांधी जी के ऊपर बुक लिखी है, उसमें शाहिद अमीन लिखते हैं कि जो वास्तव में गांधी जी थे और जो लोगों के बीच उनकी जो छवि बनी हुई थी वो अलग थी। लोग सोचते थे, क्योंकि भोले भाले लोग थे, वो सोचते थे कि गांधी टोपी पहन लेंगे तो अंग्रेजों की गोलियां हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। वो सोचते थे कि हमने ये काम नहीं किया, गांधी जी की बात नहीं मानी, तो हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा। ये कई सारे उदाहरण दे रखे कि कैसे किसी ने नहीं बात नहीं मानी तो उसकी बकरी की मृत्यु हो गई, किसी ने नहीं वो नहीं किया तो दूध का कड़ाहा वो 2 भागों में टूट गया। तो इस तरह के भोले भाले लोग थे, लेकिन वो गांधी जी से एक अपना जुड़ाव थे। कई इलाकों में वो सोचते थे
कि अब गांधी राज आने वाला है और हमारे जो सारा लगान है, पूरा जस्व जो अंग्रेज लेते वो सब माफ हो जाएगा, राम राज एक तरह स्थापित हो जाएगा और हमें सारे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से कई जगह ये आंदोलन हिंसक रूप भी लेने लग रहा था। बागान मालिक थे जो असम के, 1859 में कानून लागू हुआ था जिसके तहत वो लोग अपने बागानों को छोड़ के नहीं जा सकते थे। लेकिन जब ये आंदोलन चला तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो गांधी जी आ गए और वो अपनी जगह को छोड़ के, बागानों को छोड़ के अपने गांवों की तरफ रुख उन्होंने कर लिया। लेकिन आगे ट्रेन, स्टीमर सब बंद मिले और बाद में इनको पकड़ा गया और काफी इनकी यातनाएं दी गई, इनको पिटाई इनकी की गई। तो ये ग्रामीण इलाकों में, बागानों में, शहरों में ये आंदोलन चल रहा था। अब हम बात करेंगे ये आंदोलन कैसे वापस लिया गया। 5 फरवरी उत्तर प्रदेश को, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है चोरी चोरा, वहां पर एक भीड़ आंदोलन कर रही थी, नियति थी भीड़ कहते हैं। तो वहां भीड़ ने को पुलिस वालों ने कुछ उकसाया, इससे भीड़ उत्तेजित हो गई और उसने भीड़ ने पुलिस स्टेशन में चोरी चोरा में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। जब गांधी जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन स्थगित कर दिया। तो ये असहयोग आंदोलन ऐसे समाप्त किया गया। अब इसके ऊपर प्रतिक्रिया बड़ी तीखी रही, खासकर युवा वर्ग में। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बुक इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि हम लोगों को बड़ा बुरा लगा जब गांधी जी की ये न्यूज, हमने ये खबर हमारे पास पहुंची। जो उसके खास थे उनको भी बड़ा बुरा लगा है। गांधी जी के बारे में उन्होंने काफी अपना गुस्सा उस बुक में दिखाया है इंडियन स्ट्रगल में कि कैसे। चलो हम आगे इस बात को यहीं खत्म करते हैं। यानी गुस्सा का बहाव सुभाष चंद्र बोस या युवा वर्ग के जो नेता थे उन्होंने आम जन में एक तरह से गांधी जी के प्रति गुस्सा भी था। अंग्रेजों को भी ये बात पता लगी कि गांधी जी की जो हाइट थी, जो कद था, उसमें गिरावट आई है और इसी का फायदा उठाते हुए गांधी जी को कुछ साल के लिए 6 साल की जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1924 में उनको रिहा कर दिया गया था। अब है सविनय अवज्ञा की ओर। अब हम बात करेंगे, एक चीज और रह गई हमारी उसकी, जो हमारा 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक पार्टी बनाई। वो पार्टी किस लिए बनाई? ताकि वो केंद्रीय विधान परिषद और साथ में अंग्रेजों ने 1919 में राज्य विधान परिषदों की स्थापना की थी कि पार्टी बनाई जाए, स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर नहीं रहकर इन में भाग ले, विधान परिषदों में, राज्य विधान परिषदों में, केंद्रीय विधान परिषदों में, और अंग्रेजों के झूठे सुधार हैं उनको प्रदर्शित करे कि आप ये ठीक नहीं करें, लोगों को उनका असली चेहरा दिखाने के लिए। मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने और इन्होंने 1923 में जो चुनाव हुए उसमें भाग लिया और जो अंग्रेजों को उनको अपना उनके एक तरह से उनकी नीतियों में अड़ंगा डालने का कार्य शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे, लेकिन 1925 के आसपास चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, कुछ ने सरकारी पदों को ग्रहण कर लिया, तो ये पार्टी 3 साल के बाद धरातल पर आ गई फिर से। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। हमें पता है कि अंग्रेजों ने समय समय पर
अंग्रेजों ने भारतीयों के सुधार के लिए कुछ प्रावधान किए थे, जैसे कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऐसे सुधार इससे पहले भी अंग्रेज देखते रहे हैं, थोड़े थोड़े कुछ कुछ। तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत था, सुधार थे, उनको आगे किस तरह से लागू किया जाए और आगे भारतीयों को क्या चीज दी जाए, इसके लिए उन्होंने एक इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग का गठन किया गया, जिसको हम आमतौर पे साइमन कमीशन कहते हैं। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे टोटल। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। लेकिन अंग्रेजों ने पूरे भारत में से किसी व्यक्ति को इस योग्य नहीं समझा कि वो इस के अंदर उसको सदस्य बनाते। इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। उसकी अध्यक्षता में 1928 में इस कमीशन बाहर आया। तो भारतीयों का यही विरोध था कि इसमें ना तो कोई भारतीय था जो उनकी अपनी समस्याएं 7 सदस्यों में, तो इसलिए जहां भी ये गया आयोग इसका विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। इसी के विरोध में बंबई में हिंसक झड़प हुई। इसी के विरोध में लाहौर में इसको काले झंडे दिखाए गए और वहीं पर हमारे जो प्रसिद्ध नेता हैं लाला लाजपत राय, उनकी अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने एक तरह से कह सकते हैं जानबूझकर उनके ऊपर लाठियों से वार करवाया और उनकी हत्या एक तरह से कर दी गई। मरने उस चोट के घावों से कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया। मरने से पहले उनके आखिरी वाक्य थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के कोफिन ताबूत में कील का काम करेगी। आप हमारे तो यहाँ दूसरा सिस्टम होता अंग्रेजों के कफन वो होता ताबूत, तो उसमें कील का काम करेगी, ये थे। तो सैंडर्स की हत्या का बदला हमें पता है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी ने सैंडर्स को मारकर बाद में लिया था। तो अब है सविनय अवज्ञा की ओर। अब सविनय अवज्ञा की ओर जाने से पहले हम बात करेंगे कि कुछ दल ऐसे थे जो क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास रखते थे, जैसे कि एक थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसको बाद में 1924 के आसपास की गई थी। भगत सिंह इसके एक सदस्य थे। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने विशेष भूमिका निभाई थी। ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जहाँ आजकल स्टेडियम है, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी। नौजवान भारत सभा या फिर पूर्वोत्तर भारत की तरफ बात करें तो सूर्यकांत जी ने वहां आंदोलन चला रखा था। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे जिन्होंने काकोरिया कांड को अंजाम दिया, चलती ट्रेन को खजाना जो सरकारी खजाना था उसको लूटने में अहम भूमिका निभाई। तो काफी सारे लोग थे जो हिंसक ईंट का जवाब पत्थर से देकर भी अपना आजादी को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन यहाँ अंग्रेजों ने कठोरता से इन लोगों को दबाया। कठोरता के साथ इस आंदोलन का उन्होंने अंत किया। आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी हुई। ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल, सब असफुल्ला खान, काफी सारे लोग हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों में। लेकिन हमारा यहाँ चैप्टर है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा की। और क्या था, अब सविनय अवज्ञा की तरफ बात करें तो 1930 में जनवरी के महीने में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को एक चिट्ठी लिखी
और उसमें 11 मांगे रखी। कुछ किसानों से संबंधित थी, कुछ उद्योगपतियों से संबंधित थी और कुछ सामान्य थी कि हमें ये मांगे हमारी है 11, ये आप हमें दीजिए, अगर आप ये नहीं दोगे तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए अल्टीमेटम दे दिया गया 11 मार्च 1930 का, कि 11 मार्च 1930 तक या तो हमारी 11 मांगे मान लीजिए, ये हम भारत में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन करने जा रहे हैं, सिविल नाफरमानी आंदोलन। लेकिन अंग्रेज जो उस टाइम अंग्रेजी वायसराय था लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी की इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में 12 मार्च 1930 को साबरमती से, अहमदाबाद में साबरमती से दांडी के बीच लगभग 380 किलोमीटर की यात्रा की, पैदल चल के 24 किलोमीटर, 24 दिन तक वो गांव-गांव जाते रहे। और वहां से लोग 78 सदस्य उनके साथ समूह में थे। लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया लोग उनके साथ जुड़ते गए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। पानी, समुद्री पानी से नमक बनाकर। अगले दिन की अंग्रेजी अखबारों की हेडिंग क्या थी कि ये अधनंगा फकीर केतली में पानी गर्म करके अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ने चला है। इस तरह की वहां की अगले दिनों के अंग्रेजी अखबारों में स्टेटमेंट थी, क्योंकि पानी को गर्म करके नमक बनाया जा रहा था। एक प्रतीक था नमक, यानी कि एक आंदोलन की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 को कि भाई अंग्रेजों को किसी तरह का जो उनकी आज्ञा है उनका उल्लंघन करना है। यहाँ भी वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, अध्यापकों ने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। विदेशी जो सामान था उसका एकदम से जो आयात था वो आधा रह गया, डिमांड बहुत कम हो गई, तो एक आर्थिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाया गया। ये आंदोलन काफी अच्छे से चला, लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों ने एक तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। 90,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया गया। अब बात करते हैं साइमन कमीशन जो बना था 1927 में, 28 में भारत आया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लग रहा था। गोलमेज सम्मेलन की भारतीयों को कैसे अधिकार मिले इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 31 में दूसरा हुआ, 32 में हुआ। तो पहले सम्मेलन में 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चला हुआ है, उसमें है। तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन पे दबाव था कि किसी तरह से इन दोनों के बीच समझौता हो, और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ और गांधी जी ने को एक तरह से मजबूर किया गया कि आप दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए लंदन जाइए, वहां जो आपकी डिमांड है उसकी कुछ ना कुछ पूर्ति होगी। समझौते के तहत यही हुआ था कि जो भारतीय कैदी है और जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस यहाँ भी कुछ लोगों ने आलोचना की है कि बहुत सस्ते में ये समझौता कर लिया गया, जो कि मुख्य कोई भी मांग नहीं मानी गई थी। तो गांधी जी वहां लंदन जाते हैं 1931 में, लेकिन वहां गांधी जी खाली हाथ लौट कर आते हैं। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेती। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है पूना पैक्ट। यहां आने के बाद गांधी जी दोबारा आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन लोगों में वो जोश नहीं था जो पहले था। तो जोश ठंडा हो चुका होता है, धीरे धीरे आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे पूना पैक्ट की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो एक घोषणा करते हैं कम्युनल अवार्ड की।
1932 में घोषणा कर देते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग। इसमें वो क्या करते हैं, जो दलित है उनको अलग से निर्वाचन दे देते हैं कि वो अपने लोगों में से ही अपने नुमाइंदे चुन के जो केंद्रीय विधान परिषद है या राज्य विधान परिषद है उनके अंदर भेज सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच इस विषय में काफी बहस भी हुई है। गांधी जी इसके खिलाफ थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके समर्थन में थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जो दलित लोग हैं ये अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी कुछ हजार साल से इनको एक तरह से दबाया गया है। ना इनके पास आर्थिक संसाधन है, ना इनके पास शैक्षिक संसाधन है, ना छुआछूत जात पात के कारण इनका काफी शोषण किया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार थे कि इनको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तभी इनका उद्धार होगा। गांधी जी भी चाहते थे कि इन लोगों को, दलित जाति के लोगों को, इनको शेड्यूल कास्ट भी कहा गया, अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, तो उनको उनके अधिकार मिले। लेकिन वो कहते थे कि लोगों के बीच रह के ही, हिंदू समाज के बीच रह के ही उनको वो अधिकार मिले ताकि भेद ना हो। तो इस पे काफी बहस हुई। पूना जेल में थे गांधी जी, तो वहीं उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मानकर अंग्रेजों ने दिया था, उसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, जब तक मर ना जाऊं। आखिर में मदन मोहन मालवीय और दूसरे जो थे लोग, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस बात के लिए सहमत किया और गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। इस समझौते में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली, अलग से निर्वाचन की, और जो दलित जाति के लोग थे उनको जो सामान्य श्रेणी में से ही कुछ पद आरक्षित किए गए कि भाई इतने पदों पर ये लोग भी अपने नुमाइंदे उतार सकते हैं। तो ये पूना पैक्ट था। अब है सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी। मैंने पहले ही बताया है, अलग अलग लोग अलग अलग विचारों से लड़ रहे थे। कांग्रेस की तरफ मजदूर लोगों का थोड़ा रुझान कम होने लगा था, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति, मिल मालिक कांग्रेस पार्टी को एक तरह सपोर्ट कर रहे थे। तो उनको लगता था कि अगर ये लोग होंगे तो हमारा उत्थान नहीं होगा। कांग्रेस भी थोड़ा हिचक रही थी। शुरू में गांधी जी से पहले अछूतों का मुद्दा भी कांग्रेस ने नहीं उठाया था। जो मजदूरों का है वो मुद्दा भी कांग्रेस ने बहुत कम उठाया था। जो किसानों के मुद्दे हैं वो भी बहुत कम उठाए थे। लोग अलग महसूस कर रहे थे। तो ये एक तरह की वहां उस समय विडंबना थी। लेकिन गांधी जी के आने के बाद थोड़ा थोड़ा इन लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक सोचने का, कह सकते हैं कि अवसर लोगों को मिला। अब हमारा जो लास्ट जो पार्ट है वो है सामूहिक अपनेपन का भाव। ये हमारा इतना ही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। वैसे मैं आगे भी आपको थोड़ा आजादी तक ले ही चलता हूँ, क्योंकि 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया। उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम पास किया, जिसमें काफी सारी बातें थी, डिटेल में नहीं करेंगे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, फिर से यूरोप के अंदर 1945 तक चला। इसी बीच भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोचा कि भाई पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे तो युद्ध में जो ब्रिटेन लगा हुआ है, अंग्रेज लगे हुए, उनको धक्का लगेगा, तो एक एक व्यक्ति करके आंदोलन करते हैं।
पहले जो व्यक्ति थे इस आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के बाद में पहले प्रधानमंत्री भी बने। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आया, और इसी बीच विश्व युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेजों के ऊपर दबाव था। और हाँ, एक बड़ी बात रह गई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने तीसरा किया। 3 बड़े आंदोलन किए हैं। एक असहयोग आंदोलन 1920 में, 21 में कह सकते हो जनवरी में। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसके बारे में अभी हमने देखा, और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में और बताते हैं आपको। भारत छोड़ो आंदोलन 22 जुलाई को वर्धा में एक सभा में इसको पास किया गया, और 8 अगस्त 1942 को ये बंबई में इसको पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया कि अब हम भारत की आजादी की बात करेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य होगा भारत को स्वतंत्रता दिलाना। महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब हमारा नारा है करो या मरो। लेकिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर्स लागू करके जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे 9 अगस्त की सुबह ही उठने से पहले ही उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। बिना नेतृत्व के ये आंदोलन शुरू से ही हिंसक रूप इसने ले लिया था। लेकिन फिर भी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता और भी काफी सारे नाम हैं जिन्होंने भूमिगत होके, अंडरग्राउंड होके, अंग्रेजों से छिप के ये आंदोलन किया। अंग्रेजों ने भी इस आंदोलन में पूरी तरह से भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए, और कहीं तो हेलीकॉप्टर से गोलीबारी तक की इतनी नौबत आ गई। लाठीचार्ज किया, काफी लोगों को यातनाएं दी गई, जेल में डाला गया, लोग भी हिंसक हुए। कई जगह पुलिस स्टेशन, डाकघर, सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। अब हम बात करें सामूहिक अपनेपन की। हर एक देश की एक अपनी छवि होती है, तो हमने अपनी छवि को गढ़ा भारत माता के रूप में कि हमारी भारत माता। ये मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ पहले का। ये पहल भारत माता की पिक्चर है जो बनाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता का पिक्चर बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे ये, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने भारत माता की एक छवि गढ़ी, गीत लिखा उन्होंने, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने सुजलाम सुफलाम, ये वाला गीत। तो इससे एक छवि सी गढ़ने शुरू हो गई कि हाँ, हमारे अंदर एक साझा भाव है, हम इस प्रतीक को लेके चल रहे हैं। तो भारत माता के भी समय समय पर प्रतीक बदलते गए। पहले वाली भारत माता और उसके बाद में ये छवि आ गई हमारी भारत माता की। तो इससे लोग एक तरह से प्रभावित होने लग रहे थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थी, क्योंकि हमारा ये जो देश है ये कह सकते काफी धर्म जाति उसमें बटा हुआ है, तो इन प्रतीकों को कई लोगों ने हिंदूवाद का प्रतीक माना, चाहे वो वंदे मातरम गीत हो, चाहे वो भारत माता हो। तो इसका हमें नुकसान भी काफी उठाना पड़ा है। सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो धीरे, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम सांप्रदायिकता की फिर कभी बात करेंगे कि कैसे हिंदू मुसलमानों में झगड़े बढ़े, देश का बंटवारा हुआ, किसी और चैप्टर में करेंगे। अब निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो एक साझा संस्कृति, साझा कहानियां, साझा जो हमारा परिवेश है उसका परिणाम था, और जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए थे, जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, उनका ही परिणाम था, जो जिसके कारण हम आखिर में अंग्रेजों से अपना हक लेने में कामयाब हुए। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।